Hello students, my name is Abha and in this lecture we are going to talk about atomic size. अब atomic size या atomic radius exactly होता क्या है? ठीक है? It is the distance from the center of the atom, that is nucleus, to the outermost shell which is also called as valence shell. ठीक है? अब ये तो हो गया definition. ठीक है? बट अगर हम बात करें तो क्या atomic size को practically measure करना possible है? The answer is no. Now we will see why it is difficult to determine the exact size of an atom. ठीक है, अब पहला रीजन तो ये है कि एटम को आइसोलेट करना ही डिफिकल्ट है. हमको पता है कि एटम जो है वो क्लस्टर्स में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, तो एक एटम को अलग से आइसोलेट करना, फिर उसका एटॉमिक रेडियस डिटरमाइन करना इज वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट रीजन. अब सेकेंड रीजन क्या है? दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन even at the larger distance from the nucleus is never zero. मतलब अगर आप न्यूक्लियस से कितना भी दूर चले जाएंगे तो भी इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी कभी भी जीरो नहीं होती. ठीक है, एंड एटम को कोई भी वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है. ऐसा क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके अंदर वेव कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. ठीक है, अब सिंस इट्स अ वेव सो देयर इज अ नो वेल डिफाइंड बाउंड्री फॉर एन एटम. ठीक है, एंड लास्ट रीजन ये है कि एटम की साइज बहुत ही छोटी होती है. ठीक है, तो सिंस एटम की साइज ही इतनी छोटी है तो उसका रेडियस भी डिटरमाइन करना काफी डिफिकल्ट होगा. अब हमने सीखा कि एटम का जो साइज है या उसका जो रेडियस है उसको डिटरमाइन करना काफी डिफिकल्ट है. ठीक है, बट एटम के साइज का एक एस्टिमेट लगाया जा सकता है इफ वी नो द बॉन्ड लेंथ. अब ये बॉन्ड लेंथ क्या होता है? ठीक है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द टू एटम्स इन अ कंबाइंड स्टेट. मतलब मान लीजिए कि हमारे पास दो एटम है. ठीक है, एक ये एटम है ए, ठीक है, और ये एक एटम है विच इज बी. ओके, ये एटम ए का न्यूक्लियस है और ये एटम बी का न्यूक्लियस है. ठीक है, सो एटम ए से लेके एटम बी तक के न्यूक्लियस में जो भी ये डिस्टेंस होता है इस डिस्टेंस को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ. ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. सो अगर हमें बॉन्ड लेंथ का आइडिया आ गया, ठीक है, तो हम एटॉमिक रेडियस का एक एस्टिमेट लगा सकते हैं. ठीक है, अब ये बॉन्ड लेंथ कैसे डिटरमाइन होगा? दिस बॉन्ड लेंथ कैन बी मेजर्ड बाय डिफरेंट टेक्निक्स. ठीक है, देयर आर टेक्निक्स लाइक एक्सरे डिफ्रैक्शन, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है, अब इन टेक्निक से अगर हमें एक बार बॉन्ड लेंथ पता चल गया तो हम रेडियस डिटरमाइन कर सकते हैं. ठीक है, अब depending upon the type of the bonding between the two atoms, the radius can be defined in three types. ठीक है, पहला जो है वो है कोवेलेंट रेडियस, एंड सेकेंड जो है दैट इज मेटालिक रेडियस, एंड थर्ड है वैन डर वाल्स रेडियस. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस. अब जाहिर सी बात है कोवेलेंट रेडियस डिटरमाइन करेंगे हम इन कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है? इट इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. पहला जो टाइप है दैट इज होमोन्यूक्लियर. अब होमोन्यूक्लियर का मतलब क्या है? ठीक है, अब मान लीजिए कि बॉन्ड बन रहा है ऐसे दो एटम्स के बीच. ठीक है, विच आर बिलोंगिंग टू सेम एलिमेंट. ठीक है, मान लीजिए ए और ए में बॉन्डिंग हो रही है तो दोनों जो एटम है वो सेम ही एलिमेंट के हैं. ठीक है, तो ऐसे केस को कहा जाता है होमोन्यूक्लियर. ठीक है, अब सेकेंड वाला जो है दैट इज हेट्रोन्यूक्लियर. मतलब जो एटम्स बॉन्ड करेंगे, ठीक है, कोवेलेंटली, दोनों बिलोंग करेंगे टू डिफरेंट एलिमेंट्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एटम है एलिमेंट ए का और दूसरा एटम है एलिमेंट बी का. ठीक है, और अगर इनके बीच में बॉन्डिंग हुई है तो हम ऐसे केस को कहेंगे हेट्रोन्यूक्लियर. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे होमोन्यूक्लियर के केस में तो दोनों एटम जो है वो सेम ही एलिमेंट के हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देयर वोंट बी एनी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, तो यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा
that will be non-polar. मतलब यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी. पोलैरिटी क्यों डेवलप होती है? When there is a difference in electronegativity. ठीक है. बट अगर हेटेरोन्यूक्लियर का केस देखेंगे तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है. ठीक है. यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि दो एटम जो बॉन्ड कर रहे हैं जो कि डिफरेंट एलिमेंट के हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, ठीक है, ये ज्यादा ना हो. ठीक है. इट इज क्वाइट लेस. मतलब इतना कम है कि आप इसे इग्नोर कर सकते हो. मतलब अगर एग्जांपल देख लिया जाए तो अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, तो है तो ये वैसे दो अलग एलिमेंट के, बट इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है. ठीक है. इसके लिए हम इसे कहते हैं इट इज अ नॉन पोलर बॉन्ड. ठीक है. एंड सेकेंड केस ये हो सकता है कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज क्वाइट हाई. ठीक है. अब ये इतना ज्यादा है कि आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते. मतलब मान लीजिए अगर हम डिस्कस करें HCl की बॉन्डिंग, ठीक है, तो Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से काफी ज्यादा होती है. ठीक है. इस वजह से होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है वो Cl के तरफ ज्यादा रहेंगे. ठीक है. जिस वजह से Cl पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है. एंड इस टाइप की बॉन्ड को हम कहेंगे दिस इज पोलर. मतलब यहाँ पे हमें पोलैरिटी देखने को मिल रही है. एक नेगेटिव एंड है और एक पॉजिटिव एंड है. नाउ वी विल सी हाउ टू डिटरमाइन द कोवेलेंट रेडियस फॉर अ होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल. ठीक है. अब मान लीजिए एक एलिमेंट है A. ठीक है. और होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल कब बनेगा? जब दोनों एटम जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं दोनों सेम ही एलिमेंट के हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव द केस ऑफ A. अब यहाँ पे इन दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? इट इज बॉन्ड लेंथ. ठीक है. विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. ठीक है. अगर एक बार हमें इनकी बॉन्ड लेंथ मिल गई एंड हमें ये समझ गया कि ये होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, मतलब दोनों एटम सेम ही एलिमेंट के हैं, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, ये जो हमें बॉन्ड लेंथ मिला है, ठीक है, उसका सिंपली हम हाफ कर देंगे और हमें एक एटम की रेडियस पता चल जाएगी. ठीक है. नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू डिटरमाइन द कोवेलेंट रेडियस फॉर अ हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल. ठीक है. अब हेटेरोन्यूक्लियर के में भी हमने दो केस डिस्कस किया था. अब पहला जो केस है वो ये है कि when two atoms which are of different element are bonded and उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो नहीं के बराबर है. ठीक है. इट इज नियरली सेम. तब आप उस केस में कोवेलेंट रेडियस डिटरमाइन कैसे करोगे? ठीक है. अब मान लीजिए हमारे पास दो अलग एलिमेंट है, एक है एलिमेंट A और दूसरा है एलिमेंट B. ठीक है. और इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना है, तो इनके न्यूक्लियस के बीच में अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो उसे हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. ठीक है. बट यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे रेडियस ऑफ A इज नॉट इक्वल टू रेडियस ऑफ B, बिकॉज ऑब्वियसली वो दोनों एटम जो हैं वो अलग अलग एलिमेंट के हैं. ठीक है. तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे हाफ नहीं कर सकते. और अगर आपको बॉन्ड लेंथ डिटरमाइन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको A का रेडियस और B के रेडियस को ऐड करना पड़ेगा. ठीक है. नाउ वी विल सी केस 2. मतलब जब दो एटम ऐसे बॉन्ड हो रहे हैं जो कि डिफरेंट एलिमेंट के भी हैं और उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी काफी ज्यादा है. ठीक है. तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते. ठीक है. तो यहाँ पे भी हम डायरेक्टली दोनों का रेडियस ऐड नहीं कर सकते सिंपली. ठीक है. तो यहाँ पे हमें एक दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एंड द नेम ऑफ द फॉर्मूला इज शोमेकर एंड स्टीवेंसन्स फॉर्मूला. ठीक है. जो कि ऑब्वियसली साइंटिस्ट के नेम है. अब ये फॉर्मूला क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, दैट इज बॉन्ड लेंथ ऑफ A एंड B इज इक्वल टू रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B माइनस 0.09 into mod of delta En. अब delta En क्या है? It is the difference in electronegativity between A and B. मतलब A एटम और B एटम की पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता करी जाएगी और उनके बीच में डिफरेंस निकाला जाएगा.
तो जो भी डिफरेंस आएगा उसे हम डेल्टा ई एन बोलेंगे, ठीक है। और ध्यान में रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे हमने मॉड दिया हुआ है, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा दैट शुड बी इन पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा फॉर अ हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल जिसके बीच में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है। अब हम शोमेकर और स्टीवेंसन फॉर्मूला पे एक सम कर लेते हैं, ठीक है। मतलब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें HCl का केस दिया हुआ है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी गई है क्लोरीन की भी एंड हाइड्रोजन की भी। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, इट इज 3 एंड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 2.1, ठीक है। रेडियस ऑफ H मतलब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक रेडियस है इट इज गिवन एज 0.74 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl इज इक्वल टू 2.74 एंगस्ट्रॉम और हमको ढूंढने बोला है रेडियस ऑफ क्लोरीन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट कर देना है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या था, इट वाज बॉन्ड लेंथ बिटवीन A एंड B इक्वल टू रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B माइनस 0.09 इंटू मॉड ऑफ डेल्टा EN, ठीक है। तो पहले आप क्या कर लीजिए, आप मॉड ऑफ डेल्टा EN ढूंढ लीजिए, ठीक है। तो डेल्टा EN क्या होगा, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो 3 माइनस 2.1 करेंगे तो आपको आंसर आएगा 0.9, ठीक है। इसको अगर हमने सब्सटीट्यूट कर दिया तो द आंसर इज कमिंग एज 2.081 एंगस्ट्रॉम। नाउ आफ्टर कोवेलेंट रेडियस वी विल सी व्हाट इज मेटालिक रेडियस, ठीक है। अब ये जो मेटालिक रेडियस है इट इज यूज्ड फॉर मेटल एटम्स, ठीक है। अब मेटल एटम्स के बारे में ये अजम्पशन होता है कि मेटल के जो एटम्स है दे आर इन अ फॉर्म ऑफ स्पीयर्स, ठीक है, एंड दे आर क्लोजली पैक्ड इन अ मेटालिक क्रिस्टल वेयर दिस एटम्स दे टच ईच अदर। मतलब ये जो एटम्स है ये barely एक दूसरे को सिर्फ टच करते हैं, ठीक है। मतलब मान लीजिए हमने एक मेटल M ले लिया और इनके दो एटम्स हैं जो सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को यहाँ पे सिर्फ टच कर रहे हैं, ठीक है। बट दिस वाज नॉट द केस फॉर अ कोवेलेंट एटम, ठीक है। अब कोवेलेंट में क्या होता है, जब भी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है तो यहाँ पे होता है ओवरलैपिंग, ठीक है। तो इसके लिए ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये दोनों एटम के लिए कॉमन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात ये है कि इन कोवेलेंट बॉन्डिंग देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल टेकिंग प्लेस, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं होता ड्यूरिंग मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। अब हमें अगर ये दो मेटल एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस मिल गया जिसे हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ठीक है, तो क्या हम एटॉमिक रेडियस डिटरमाइन कर सकते हैं? यस, वी कैन डिटरमाइन द एटॉमिक रेडियस। हमको सिंपली क्या करना है, इस बॉन्ड लेंथ का हाफ कर देना है, ठीक है, एंड हमें मिल जाएगा रेडियस ऑफ m। मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू दैट बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू कॉपर एटम्स is 256 पिकोमीटर्स, तो व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ Cu, मतलब कॉपर का रेडियस क्या होगा। तो आप सिंपली क्या करेंगे, 256 का हाफ कर देंगे तो आंसर विल कम अराउंड 128 पिकोमीटर्स। नाउ आफ्टर मेटालिक रेडियस वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैन डर वाल्स रेडियस, ठीक है। अब वैन डर वाल रेडियस किसके लिए डिफाइन होता है, इट इज डिफाइंड फॉर सच एटम which are adjacent to each other and which are non bonded, मतलब वो सिर्फ एक दूसरे के बगल में है बट एज सच उनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। वो नेबरिंग मॉलिक्यूल को बिलोंग करते होंगे, ठीक है। अब स्पेशली ये वैन डर वाल्स रेडियस किसके लिए डिफाइन होता है, इट इज डिफाइंड फॉर इनर्ट गैसेस, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि इनर्ट गैसेस जो होते हैं वो काफी स्टेबल होते हैं, ठीक है। सिंस दे आर वेरी मच स्टेबल दे डू नॉट रिएक्ट विथ एनी अदर एलिमेंट, ठीक है। अब वो किसी के साथ कंबाइन ही नहीं हो रहे तो आप उनके लिए कोवेलेंट रेडियस नहीं निकाल सकते, ठीक है। एंड वो मेटल्स भी नहीं है तो आप उनके लिए मेटालिक रेडियस भी डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप इस केस में इनर्ट गैस के केस में करोगे क्या, आप पहले इनर्ट गैसेस को कंप्रेस करोगे एंड यू विल ब्रिंग देम इन अ सॉलिड स्टेट, ठीक है। अब सॉलिड स्टेट में लाने का पर्पस क्या है, गैस फेज में, मतलब मान लीजिए कि अगर हम देखें ये गैस फेज है, ठीक है। तो गैस फेज में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, ठीक है, और ये काफी रैंडम होते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में बॉन्ड लेंथ इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। बट अगर आप उसे कंप्रेस करके सॉलिड स्टेट में ला दोगे, ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में क्या हो जाएगा कि ये जो एटम्स हैं ये क्लोज आ जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में आप
बॉन्ड लेंथ को डिफाइन कर सकते हो, मतलब कुछ एक डेफिनेट बॉन्ड लेंथ होगी, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप इन्हें जरूरत से ज्यादा करीब नहीं ला सकते इन एटम्स को। क्यों? बिकॉज इफ यू विल ट्राई टू ब्रिंग देम मोर क्लोज, देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर, ठीक है। अब ये रिपल्शन हम ऑब्वियसली नहीं चाहते, इसके लिए आप जरूरत से ज्यादा उन्हें करीब नहीं लाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हियर वी आर डिस्कसिंग द केस ऑफ नियॉन। तो अगर आपको नियॉन का रेडियस ढूंढना है, नियॉन के एटम का, तो आप क्या करोगे? पहले गैसियस फेज से उन्हें सॉलिड फेज में लाओगे, गैस फेज से सॉलिड फेज में लाने के बाद आपको एक बॉन्ड लेंथ मिलेगी, ठीक है, जो कि डेफिनेट हो जाएगी। फिर आप इस बॉन्ड लेंथ का क्या करेंगे? आप हाफ कर देंगे। क्यों? बिकॉज दोनों एटम्स जो हैं वो सेम ही एलिमेंट को बिलोंग करते हैं, ठीक है। एंड यू विल गेट द वैन डर वाल्स रेडियस फॉर नियॉन। अब हमने जितने भी 3 टाइप के रेडियस पढ़े ना, कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस एंड मेटालिक रेडियस, अब इन तीनों में कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अब जब भी आप इन तीनों में कंपैरिजन करेंगे, हमेशा वैन डर वाल्स रेडियस सबसे ज्यादा होगी, फॉलोड बाय मेटालिक रेडियस, एंड कोवेलेंट रेडियस हमेशा लीस्ट होगा, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे 2 एटम है, ठीक है, और इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो होता है क्या है कि देयर इज एन ओवरलैपिंग ऑफ एन ऑर्बिटल टेकिंग प्लेस, ठीक है। अब इस ओवरलैपिंग के वजह से होता है क्या है, दैट अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिकम्स कॉमन टू बोथ द एटम, ठीक है। जिस वजह से होता है क्या है कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है, ठीक है। एंड अगर बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई है तो ऑब्वियसली एटॉमिक रेडियस भी कम मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, मेटालिक रेडियस में क्या होता है? दैट इन मेटालिक रेडियस द मेटल एटम सिंपली टच ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी तरीके का ओवरलैपिंग नहीं होता, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि इसकी बॉन्ड लेंथ कोवैलेंट से ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम वैंडरवॉल्स देखें तो हमने क्या बोला कि वैंडरवॉल रेडियस किसके बीच में होता है? इट इज बिटवीन टू एडजेसेंट नॉन बॉन्डेड एटम्स विच आर बिलोंगिंग टू नेबरिंग मॉलिक्यूल। मतलब अगर आप देखेंगे तो ये क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, ठीक है। तो ये नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हो गए, और इनके एटम्स के बीच में अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो उसे हम कहेंगे दिस इज अ वैंडरवॉल्स रेडियस, ठीक है। तो वैंडरवॉल रेडियस में भी क्या होता है कि द एटम्स आर नॉट बॉन्डेड, एंड हमने ये भी पढ़ा कि अगर आप उन्हें जरूरत से ज्यादा करीब लाओगे तो देयर वुड बी रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग प्लेस, ठीक है। इस वजह से वैंडरवॉल रेडियस हमेशा कोवेलेंट रेडियस एंड मेटालिक रेडियस से ज्यादा होता है। नाउ वी विल सी व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स, ठीक है। द वेरी फर्स्ट फैक्टर, ठीक है, इज नंबर ऑफ शेल, ठीक है। अब जितना नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा उतना क्या होगा? एटम का साइज भी बढ़ेगा। मतलब नंबर ऑफ शेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड में आपके पास एक एलिमेंट है जिसके पास 2 ही शेल हैं, एंड राइट साइड में आपके पास एक एलिमेंट है जिसके पास 4 शेल हैं। अब ऑब्वियसली क्या होगा कि राइट साइड वाला जो आपका एटम है दैट विल बी ग्रेटर इन साइज एज कंपेयर टू लेफ्ट एटम। नाउ द सेकेंड फैक्टर ऑन विच द एटॉमिक साइज डिपेंड्स इज अ न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अब न्यूक्लियर चार्ज कैसे बढ़ेगा? जब प्रोटॉन बढ़ेगा, जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज लगेगा, ठीक है। एंड जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज लगेगा उतना वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पुल कर पाएगा, ठीक है। एंड जितना ज्यादा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा उतना एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। मतलब न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। Now the third factors on which the atomic size depends is screening effect, also called as shielding effect, ठीक है। अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल में इंक्रीज होगा, ठीक है, उतना ज्यादा वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करेगा, ठीक है। मतलब बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन पे उतना ही कम न्यूक्लियर चार्ज लगेगा, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतना एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा। मतलब वी कैन से दैट स्क्रीनिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। नाउ वी विल सी व्हाट इज द ट्रेंड विथ रेस्पेक्ट टू एटॉमिक साइज अक्रॉस द पीरियड, ठीक है। नाउ व्हेन यू आर मूविंग अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट तो होता क्या है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है मतलब न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, ठीक है।
बट नंबर ऑफ शेल इज रिमेनिंग द सेम। एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सब के नंबर ऑफ शेल सेम ही रहते हैं, ठीक है। बट द इलेक्ट्रॉन्स दे आर गेटिंग एडेड इन द सेम शेल, ठीक है। और जैसे कि हमने पढ़ा था कि सेम शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतना ज्यादा शील्डिंग नहीं लगा पाते, ठीक है। तो अब होगा क्या कि न्यूक्लियर चार्ज विल डोमिनेट, ठीक है। और जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, ठीक है। सो एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, ठीक है। दिस इज द जनरल ट्रेंड। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है फर्स्ट पीरियड का, ठीक है। तो लिथियम से लेके अगर आप फ्लोरीन की तरफ जा रहे हो तो आप देख रहे हो कि एटॉमिक साइज जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज के रेस्पेक्ट में क्या ट्रेंड है, ठीक है। नाउ डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, ठीक है। जितना आप ग्रुप में नीचे आके तरफ आओगे उतना एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है। अब अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स भी अंदर के शेल्स में इंक्रीज होते जाएंगे, एंड जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल में इंक्रीज होता है उतना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट भी लगता है, ठीक है। एंड डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। तो इन सब के वजह से होता क्या है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पे विच इज ऑफ ग्रुप 1 एल्कली मेटल में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि लिथियम जो है उसका जो एटॉमिक साइज है सबसे कम होगा, ठीक है। देन फॉलोड बाय सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम एंड देन सीजियम, ठीक है। तो एज पर द जनरल ट्रेंड डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। अब हमने जो पढ़ा एटॉमिक रेडियस के जनरल ट्रेंड के बारे में उसे हम यहाँ पे समराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो एज यू मूव डाउन द ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। बट एज यू मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड तो एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीजेस। अब यहाँ पे ना आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। अब कोई भी पीरियड में सबसे लार्जेस्ट एटॉमिक साइज होगा हमेशा एल्कली मेटल का, ठीक है। एंड सबसे स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज होगा हैलोजेंस का, ठीक है। अब इनर्ट गैस के लिए क्या डिस्कशन है। इनर्ट गैस या नोबल गैस जो होते हैं दे आर क्वाइट स्टेबल, सो दे डू नॉट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड विद एनी अदर एलिमेंट, ठीक है। तो उनके लिए हमेशा हम वैंडर वॉल्स रेडियस ही निकालते हैं, एंड आपको पता है कि वैंडर वॉल्स रेडियस इज एनीवे ऑलवेज ग्रेटर, ठीक है। तो नोबल गैसेस दे आल्सो हैव अ लार्जर साइज, ठीक है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर आपको पूछा जाए कि विच इज द एटम विच इज लार्जेस्ट, ठीक है, तो आप बोलेंगे सीजियम, ठीक है। फ्रेंचियम कब आप बोलोगे जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को कंसीडर करके पूछा जा रहा है, ठीक है। एंड हमेशा सबसे स्मॉलेस्ट एटम पूरे पीरियोडिक टेबल में होगा हाइड्रोजन। नाउ हियर वी विल सी वन एक्सेप्शन विथ रिस्पेक्ट टू एटॉमिक साइज, ठीक है। अब इन ग्रुप 13 व्हाट वाज द एक्सपेक्टेड एटॉमिक साइज का ऑर्डर, ठीक है। अब ग्रुप 13 के एलिमेंट्स कौन से हैं। देयर इज बोरॉन, देयर इज एल्यूमिनियम, देयर इज गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि एज पर द नॉर्मल ट्रेंड डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, व्हाई, बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड क्या था कि बोरॉन शुड बी स्मॉलर देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम शुड बी स्मॉलर देन गैलियम, गैलियम शुड बी स्मॉलर देन इंडियम एंड इंडियम शुड बी स्मॉलर देन थैलियम, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, there is an exception observed with respect to aluminium and gallium, ठीक है। अब ये एक्सेप्शन क्या है और क्यों है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब पहले हम देखेंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ठीक है। एंड गैलियम का एटॉमिक नंबर है 31, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड 4p1। अब नंबर ऑफ शेल एल्यूमिनियम से गैलियम में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे एल्यूमिनियम के पास, तो एल्यूमिनियम के पास 3 ही शेल है, ठीक है। वेयर गैलियम के पास देयर आर 4 शेल्स, ठीक है। बट एल्यूमिनियम के केस में डी ऑर्बिटल नहीं भरते, बट गैलियम के केस में देयर इज फिलिंग ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन टेकिंग प्लेस, ठीक है। मतलब ये जो 3d सबशेल है वो पूरी तरीके से भर जा रहा है, ठीक है। एंड हमने क्या पढ़ा था कि जो ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग है वो है s
greater than P, greater than D and greater than F. तो as you can see, D सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्क्रीनिंग काफी पुअर है, ठीक है। अब सिंस द स्क्रीनिंग इज क्वाइट पुअर, सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ठीक है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के कारण होता क्या है कि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था कि गैलियम शुड बी ग्रेटर इन एटॉमिक साइज एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, पर होता क्या है एक्चुअली में कि एल्यूमिनियम बड़ा होता है गैलियम से, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड से हमें जो ऑब्जर्व्ड ऑर्डर आएगी वो अलग होगी। तो ऑब्जर्व्ड ऑर्डर क्या है, दैट बोरॉन इज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन गैलियम, ठीक है। अब गैलियम इज स्मॉलर देन इंडियम एंड इंडियम इज स्मॉलर देन थैलियम, ठीक है। तो दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर इन एटॉमिक साइज इन ग्रुप 13. So this is the exception which you need to remember.